गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सजल वर्मा और स्वागत है आप सभी का टाइम टू करियर में। आज हम पढ़ेंगे 19 मार्च से 25 मार्च तक की वीकली करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द करंट चेयर ऑफ एससीओ। एससीओ मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पूछ रहा है कि कौन से देश के पास एससीओ की जो है वो चेयर है इस वर्ष। ठीक, तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया के पास 2023 की चेयर है एससीओ की। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि एससीओ है क्या। जो एससीओ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एम क्या था, क्यों बनाई गई? तो उसका एम था कि जो भी नेबर कंट्रीज हैं उनके रिश्तों को मजबूत करना, है ना, उनका फ्रेंडली रिलेशन होना, फ्रेंडली रिलेशन बनाना, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट होना, और बहुत सारी चीजें जैसे टेररिज्म हो गया, रेडिकलिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, इन सब चीजों पे साथ मिलकर लड़ना। ठीक, और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 2001 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। इतना समझ में आ गया कि एससीओ क्या है। और एससीओ की 2023 की चेयर जो है वो किसके पास है? इंडिया के पास है, 22-23 की। और इससे पहले किसके पास थी? उज्बेकिस्तान के पास थी। आपको याद भी होगा कि प्रधानमंत्री जी समरकंद गए भी थे इस बार 2022 में। तो न्यूज़ क्या है ये देख लेते हैं। एससीओ की टूरिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन जो मीटिंग हुई थी हेड्स ऑफ एससीओ, वो हुई थी आपकी काशी वाराणसी में। कब? 17 मार्च 2023 को। उसमें ये बोला गया कि जो काशी है, वाराणसी है, उसको क्या घोषित किया गया? पहली टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी जो है वो डिक्लेयर किया गया। किसको? काशी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ जो 2024 की है, 2023 की इंडिया के पास है। और उससे पहले उज्बेकिस्तान के पास थी इसकी क्या चेयर। अब किसके पास होगी 2024 में? कजाकिस्तान के पास होगी। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज इंक्लूड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023। टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड के जो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में बताया। ठीक, तो उसमें इंडिया का कौन सा यूनियन टेरिटरी इंक्लूड किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है इसका पुडुचेरी है, या फिर लद्दाख है, चंडीगढ़ है, या फिर अंडमान एंड निकोबार है। तो इसका सही आंसर है क्या? लद्दाख। लद्दाख को ग्रेटेस्ट प्लेस में इन्होंने शामिल किया है। तो दो है यहाँ पे, एक है डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा का है, और यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है। इन दोनों को क्या टाइम मैगजीन के टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस में शामिल किया गया है। दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेसेस में शामिल किया गया है टॉप 50 में। कौन कौन से? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है, और लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उसको क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ के जो ब्लैक टाइगर हैं और जो एंशियंट टेम्पल्स हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उसके लिए मयूरभंज को इन्होंने सिलेक्ट किया है। और लद्दाख को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि यहाँ के एडवेंचरस और ईट्स के लिए, ठीक है, इसके लिए इसे चूज किया गया है। अब कुछ कुछ स्टैटिक न्यूज़ेस भी होती हैं जो आती हैं, स्टैटिक्स। ठीक, तो इसमें यह है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? वो भी मयूरभंज में स्थित है। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहोगे कि कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, उसके साथ साथ एक और चीज थी, जो हेनले नेशनल पार्क है, आपको पता होगा हेनले नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। उसी तरीके से एक डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, कहाँ? हेनले में। तो ये पूछ सकता है कि इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है हैंडले विलेज में। कहाँ? लद्दाख में। अब होता क्या है डार्क स्काई रिजर्व? देखो, क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे लाइट्स जो हैं, जैसे हम कहाँ रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट के रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम जो है पूरी तरीके से डार्क स्काई नहीं देख सकते, है ना। तो क्या किया गया कि ऐसी जगह बनाई गई कुछ एरिया कि वहाँ पे स्काई में जो है रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा लाइट्स का, पूरा डार्क स्काई दिखेगा, जो एस्ट्रोनॉमी के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस 2023। पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ग्लोबल मिलेट श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। अब एक चीज समझना, ये न्यूज में क्यों है। सबसे पहली बात, इस बार इंटरनेशनल जो 2023 है ना, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कैसे, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2023 को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल मिलेट्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई 2023 की, वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसका जो एम था इस कॉन्फ्रेंस का क्या था, प्रमोट मिलेट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो है मिलेट्स का एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। मिलेट्स क्या होते हैं, मोटे अनाज को मिलेट्स बोलते हैं, ठीक। जैसे बाजरा हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, ये सब मोटा अनाज होता है। तो इसके एक्सपोर्ट को, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया। और जो प्रोड्यूसर है, जो इनको पैदा करते हैं, उनको मार्केट एक्सेस मिल सके, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस की गई, ठीक। अब सबसे बड़ी बात है, श्री अन्ना क्या है। तो श्री अन्ना, इंडिया जो मिलेट्स है, इंडिया का जो मोटा अनाज है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में श्री अन्ना कह के पुकारा जाता है, श्री अन्ना के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट थी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने श्री अन्ना जो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड करवाई, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाई। दूसरा ये कि 2023 को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फार्मूला वन सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2023। पूछ रहा है कि फार्मूला वन सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2023 को किसने जीता। पहला ऑप्शन है मैक्स वेस्टैपन ने, नेक्स्ट ऑप्शन है फेर्नांडो एलोंसो ने, तीसरा है सी सर्जियो पेरेज ने, या फिर डी जॉर्ज रसल ने। तो इसका सही आंसर है सर्जियो पेरेज। इन्होंने जीत लिया है सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2023। तो बहुत सारी ग्रांड प्रिक्स होती हैं, आपको याद रखनी है। बाद में हम एक वीडियो भी बनाएंगे कंप्लीटली, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन कौन सी फार्मूला वन रेसेस किस किसने जीती है। तो बात करें यहाँ पे सर्जियो पेरेज की, तो सर्जियो पेरेज जो है वो रेडबुल के ड्राइवर हैं। और कहां से हैं ये, मैक्सिको से हैं। इन्होंने जीत ली है क्या, सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट L20 मीटिंग वॉज हेल्ड। L20 क्या है, लेबर 20 से इसका मतलब है G20 का एक पार्ट है। तो लेबर 20 जो मीटिंग है वो कहाँ हुई। तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु में हुई, बी अमृतसर, सी हैदराबाद, या फिर डी दिल्ली में। तो L20 की मीटिंग कहाँ हुई है, आपकी हुई है अमृतसर में, ठीक। तो L20 के बारे में जान लेते हैं, लेबर 20, ठीक। G20 के अंतर्गत ही मीटिंग हुई, कहाँ हुई, अमृतसर पंजाब में हुई। और इसके जो ऑफिशियल होस्ट जिसने किया था, वो जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उसने इसको होस्ट किया था। और L20 को जिसने चेयर किया था उनका नाम है हिरन में पांड्या, ठीक। साथ में आपको पता ही है G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है इस बार की। और G20 का जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है। तो ये चीजें आपको याद में रखनी है। और कुछ और भी मैंने पहले करंट अफेयर हुई थी उसमें बताया था, जैसे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई वो कहाँ हुई, वो हुई आपकी बेंगलुरु में, ठीक है। उसके साथ GPFI क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसकी मीटिंग कहाँ हुई, इसकी मीटिंग हैदराबाद में हुई। तो आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट मीटिंगें याद रखनी है, जैसे L20 हो गया अमृतसर, FMCBG जो हो गया वो बेंगलुरु, और GPF5 की कहाँ, हैदराबाद में। ये मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज पखाला दिवस सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। तो ऑप्शन ए है मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20, या फिर जून 20। तो इसका सही आंसर है मार्च 20। अब पखाला दिवस होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। पखाला दिवस जो है, पखाला एक ट्रेडिशनल उड़िया क्या है, फूड है, डिश है, जो बनता है राइस चावल से, दही से, कोकुम्बर से, जीरा के सीड से, और फ्राइड अनियन और मिंट लीव, इनसे मिलकर बनता है एक उड़िया डिश जिसका नाम क्या है, पखाला।
और ये कहाँ मनाया जाता है? पखाला दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द संगीत कालिंदी अवार्ड 2023 एट द म्यूजिक अकेडमी अवार्ड्स? पूछ रहा है कि म्यूजिक अकेडमी अवार्ड्स में संगीत कालिंदी अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए है वसंत लक्ष्मी जी, बी बॉम्बे जयश्री, सी कौशिक बासु, या फिर डी वीवी शिव कुमार। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री इनको क्या दिया गया? संगीत कालिंदी अवार्ड 2023 दिया गया है। और एक चीज और है, नृत्य कालिंदी अवार्ड। एक है संगीत कालिंदी अवार्ड, वो किनको दिया गया है? बॉम्बे जयश्री को। और जो नृत्य कालिंदी अवार्ड है वो दिया गया है वसंत लक्ष्मी नारसिम्हचारी जो है, इनको दिया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द हीरो ISL 2022-23 चैंपियनशिप? पूछ रहा है कि हीरो आईएसएल, आईएसएल क्या है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है, जैसे आईपीएल वैसे आईएसएल, लेकिन आईएसएल किसका है? फुटबॉल का है। तो आईएसएल जो 2022-23 की चैंपियनशिप है वो किस टीम ने जीती? ऑप्शन ए है बेंगलुरु एफसी, बी एटीके मोहन बागान एफसी, एफसी मतलब फुटबॉल क्लब, ऑप्शन सी मुंबई सिटी एफसी, या फिर डी हैदराबाद एफसी। तो इसका सही आंसर है एटीके मोहन बागान एफसी, जिन्होंने इस बार का आईएसएल जीत लिया है। एटीके मोहन बागान एफसी वन देयर फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल, किसको हरा के? बेंगलुरु एफसी को हरा के इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द एफिनेक्स 2023? किस कंट्री ने एफिनेक्स 2023 को होस्ट किया? ए ऑप्शन है आपका इजिप्ट, बी साउथ अफ्रीका, सी घाना, या फिर डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है इंडिया। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एफिनेक्स क्या है। एफिनेक्स जो है वो एक क्या है? अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। नाम से पता चला है, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज 2023, जो कब हुई? मार्च 21 को हुई, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक। इसका एम क्या है इस एक्सरसाइज को करने का? ताकि जो इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन है वो क्या हो? मजबूत हो सके। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे अफ्रीका कंटिनेंट की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कंट्री थी, आप देख सकते हैं सारी अफ्रीकन कंट्री है, बोत्सवाना, कैमरून, इथोपिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे। तो ये सब कंट्रियां जो क्या है अफ्रीकन कंटिनेंट में आती हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये याद रखना है कि जो एफिनेक्स है वो कहाँ हुई और किन किन के बीच में होती है। तो अफ्रीका कंटिनेंट के जो कंट्रीज हैं उनके बीच में और इंडिया के बीच में हुई, और कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरबीआई लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS? ठीक है, ये पूछा गया आरबीआई की LRS जो स्कीम है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है a scheme a scheme to purchase foreign exchange from authorized dealer for overseas travel. Option B है a scheme to transfer money to India from overseas account. Option C, a scheme to remit money from India to overseas account. A scheme to purchase foreign exchange for investment purpose. ठीक। तो इसका सही आंसर है कि स्कीम है टू रेमिट मनी फ्रॉम इंडिया टू ओवरसीज अकाउंट्स। सबसे पहले समझना कि रेमिटेंस होता क्या है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है इंडिया का, ठीक, वो फॉरेन में गया जॉब करने के लिए, वहां उसने पैसे कमाए, उस पैसे को उसने इंडिया में भेजा अपनी फैमिली के पास। तो वो जो मनी है वो उसको बोलते हैं हम रेमिटेंस। ठीक। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए गया, यहाँ से पैसा उसको भेजा जा रहा है, उस फॉरेन अकाउंट में भेजा जा रहा है, तो वो भी एक रेमिटेंस हुआ। तो जो LRS स्कीम है वो क्या है? वो है इंडिया से किसी फॉरेन अकाउंट या ओवरसीज अकाउंट में, ओवरसीज मतलब किसी फॉरेन अकाउंट में पैसा रेमिट करना, उसके लिए क्या है? LRS स्कीम है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS क्या करती है? अलाउ करती है इंडियन रेजिडेंट को कि वो अपने फंड को रेमिट कर सकें, कहाँ? विदेश में, किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, बहुत सारे पर्पसेस इसमें बताए गए हैं। इसकी लिमिट भी दी गई है, पहले लिमिट कम थी, अब बोला गया कि $2.5 लाख जो है इतना एक साल में रेमिट कर सकता है एक इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, ओवरसीज। रेमिटेंस मतलब क्या हुआ? जो भेजा गया वो कितने पे है? 22.08 बिलियन है, अप्रैल 22
6 जनवरी 2023 के पीरियड में। ठीक, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 हेल्ड? बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर है ब्रिमिंघम, यूके में ये हेल्ड हुई है। इससे न्यूज क्या है इंपॉर्टेंट ये देखना है। बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, तो इसमें विनर्स के बारे में पूछता है, मेंस में, पुरुष एकल में और महिला एकल में ज्यादातर पूछता है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। वैसे तो 5 होती हैं टोटल, मिक्स डबल्स भी होता है, वुमेन्स डबल्स भी होता है और मेंस डबल्स भी होता है, पर आपको 2 चीज जरूर से याद रखनी है। पहला क्या, कि मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता, तो उनका नाम है ली शी फेंग, जो कि चाइना के हैं। और महिला की बात करें, वुमेन सिंगल्स की बात करें, तो एन शी योंग जो है साउथ कोरिया की, इन्होंने जीता है योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएम मित्रा पार्क? पीएम मित्रा पार्क जो है वो क्या है? ए ऑप्शन है नेशनल पार्क है, बी अ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क है, या फिर सी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर डी अ थीम पार्क है। तो इसका सही आंसर है अ मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। मतलब क्या है, परिधान और जो क्लोथिंग है, कपड़ा उद्योग जो है उससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये कहाँ खोला जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि कहाँ खोला जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, ताकि इंडिया का पहला पीएम मित्रा पार्क खोला जा सके। कहाँ? विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? तमिलनाडु में। तो आपको याद रखना है, इंडिया का पहला पीएम मित्रा पार्क कहाँ खुला है? नगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। ठीक, तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो कि पीएम मित्रा पार्क क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक, टेक्सटाइल और किससे? अपैरल से रिलेटेड है। और दूसरा चीज ये है कि ये कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा। तो पहला पीएम मित्रा पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड इन द टॉप 50 फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2023? तो पूछ रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि सब्जेक्ट वाइज निकाली गई 2023, उसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन से 2 इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम टॉप 50 में है, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली, या फिर ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर, या फिर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, जिनको टॉप 50 में शामिल किया गया है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 47th है और आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 48th है। तो आपको याद रखना है। और इसमें जो टॉप किया है, तो एमआईटी ने इसमें टॉप किया है इस रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल हेड द आईएफएससीए कमिटी टू अट्रैक्ट इंडियन स्टार्टअप डोमिसाइल्ड अब्रॉड? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आईएफएससीए की एक कमेटी बनी है, ठीक है, उसको कौन हेड करेंगे, ताकि जो भी इंडियन स्टार्टअप हैं जो कहाँ है, विदेश में है, उनको वो अट्रैक्ट कर सके। तो इसका पहला ऑप्शन है जी पद्मनाभन, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल, या फिर डी शशिकांत दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जी पद्मनाभन। अब है क्या चीज ये समझना, आईएफएससीए कहाँ है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। ठीक, तो इन्होंने कमेटी फॉर्म की है। कमेटी फॉर्म करने का जो एम है वो क्या है, देखो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रिलेटेड जो जो टैक्स रिलेटेड चैलेंजेस फेस करते हैं कौन? इंडियन स्टार्टअप्स। जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं कहाँ हैं? डोमिसाइल्ड अब्रॉड, जो कि बाहर है, विदेश में है, और उनको उससे बाहर निकालने के लिए क्या हम चीजें कर सकते हैं, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। ठीक, दोबारा समझना कि इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं जो कहाँ हैं, डोमिसाइल्ड अब्रॉड है या फिर बाहर है, कहने का मतलब जो विदेश में है, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, लाइक टैक्स रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, रेगुलेटरी रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, तो उनसे वो कैसे ओवरकम कर सके, ठीक है, उससे कैसे पार पा सके, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, जिसके जो हेड हैं उनका नाम है जी पद्मनाभन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉनकन 2023? कॉनकन 2023 क्या है? एक सबमरीन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऑप्शन सी एक एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, या फिर ऑप्शन डी एक मिसाइल फ्रिगेट है। तो इसका सही आंसर है एक एनुअल
बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में होती है? ये होती है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में। रॉयल नेवी किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की, यूके की है। इनके बीच में ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम क्या है? कॉनकन 2023 है। कहाँ हुई है? ये हुई अरेबियन सी में इस बार। कब? मार्च 20 से 2020 और 22 के बीच में। ठीक, कोंकण कोस्ट कहाँ? अरेबियन सी में। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप बताइए कि यूके और इंडिया के बीच में, यूके और इंडिया के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? तो उसका नाम क्या है? अजय वॉरियर। कहाँ हुई थी ये? ज्यादातर रानीखेत में होती है ना? तो इसको आपको याद रखना है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल एक्सरसाइजेस और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी? ठीक है, तो कह रहा है कि एनडीबी, जो जिसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, का नया मेंबर कौन बना है? ठीक है, एनडीबी का। ब्रिक्स नेशन के बारे में बात कर लेते हैं, पहले समझिए। ब्रिक्स नेशन 5 कंट्री का समूह है, जिसमें बी से ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका है। ठीक, तो इससे रिलेटेड है एनडीबी, जिसको हम ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। उसका एक नया मेंबर बना है, तो उसका नया मेंबर कौन बना है? इसका सही आंसर है इजिप्ट बना है इसका नया मेंबर। अब टोटल जो है एनडीबी के, मैं ब्रिक्स नेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिक्स नेशन तो 5 ही है। जो एनडीबी है, एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक, इसमें टोटल अब कितने हो गए हैं? 9 मेंबर हो गए। ठीक है, तो इजिप्ट जो है वो अभी हाल ही में फरवरी 20 2023 को क्या बन गया है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन गया है, आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे, ये 3 पहले से क्या है? ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, एनडीबी के मेंबर बन चुके हैं। 5 तो आपकी ब्रिक्स ही हो गई, ठीक है, 3 ये होगी आपकी यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे, और एक आपकी इजिप्ट होगी, तो कितनी होगी? टोटल 9 कंट्रीज होगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टीबी डे 2023? वर्ल्ड टीबी डे 2023 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर है यस वी कैन एंड टीबी। कब मनाया जाता है टीबी डे? तो ये मार्च 24 को ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। अब ये न्यूज में क्यों है इंपॉर्टेंट? इसलिए है क्योंकि इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि वो इंडिया से टीबी को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे। तो क्या है वो टारगेट? 2025 तक इंडिया टीबी से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। ये इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका थीम क्या थी और ये कब मनाया जाता है, और इंडिया का कब तक, किस वर्ष तक टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है। ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड काफी न्यूज भी आई थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना कि 2025 तक इंडिया टीबी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन फिल्म वन द ऑस्कर इन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी? तो कह रहा है कि कौन सी इंडियन फिल्म है जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता? तो ऑप्शन ए है आरआरआर, ऑप्शन बी है द एलिफेंट विस्परर्स, ऑप्शन सी है और एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है द एलिफेंट विस्परर्स। इसने जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। ठीक, इंडिया की तरफ से 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, पहले उनको देख लेते हैं, फिर हम ग्लोबल की बात करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होगा। तो नाटू नाटू जो सॉन्ग है, उसको मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। ठीक है, 95th एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का मिला है नाटू नाटू को। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में है? तो तेलुगु लैंग्वेज में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ साथ में इसके कंपोजर और लिरिकिस्ट कौन है ये भी पूछ सकता है। तो कंपोजर है MM किरवानी और लिरिकिस्ट कौन है? चंद्र बोस है। ठीक, उसके बाद जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है वो मिली है एलिफेंट विस्परर्स को। ठीक, इसके जो प्रोड्यूसर हैं कौन है? गुनीत मोंगा, और डायरेक्ट किसने किया? इसके डायरेक्टर कौन है? कार्तिकी गोंसाल्वेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हुआ कहाँ था? लॉस एंजलिस में हुआ था, जिसको होस्ट किया जिमी किमेल ने। ठीक, और इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? दीपिका पादुकोण जी कर रही थी। ठीक है,
उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी मूवी के लिए मिला है, जिनका नाम है डैनियल कॉन एंड डैनियल शेनर्थ। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन सी मूवी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक, बेस्ट एक्टर का मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, कौन सी मूवी के लिए, द वेल मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो मिला है वो किसको मिला है, मिशेल यो को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। तो आपको चार चीजें यहाँ से ध्यान में रखनी है, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक, तो देख लेते हैं आज का कोड क्या है। एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये कहना है एल्बर्ट आइंस्टीन जी का। वो कह रहे हैं कि जिसने कभी कोई गलती नहीं करी तो इसका मतलब उसने कभी कुछ नया ट्राई किया ही नहीं। ठीक, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ये और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।